हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2014 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज आपका 61वां प्रश्न है आपका। नीचे दिए गए निचले आखिरी कोने में एक रिक्त खंड वाले आव्यूह पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर एक रिक्त खंड वाला ये आव्यूह दिया हुआ है, इस पर आपको विचार करना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति रिक्त खंड में उपयुक्त हो सकती है जिससे आव्यूह पूरा हो जाए। देखिए यहाँ पर आप पहले नोटिस कीजिए, यहाँ पर हम पहले वाला जो खाना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें आप ऊपर देख रहे हैं 4 गोले दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 गोले हैं, फिर इधर 3 गोले रह जाते हैं, फिर यहाँ पर 2 गोले रह जाते हैं। ठीक, इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं। अभी ये यहाँ पर 3 हो गए हैं और फिर यहाँ पर ये 4 हो गए हैं मिलाकर। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे वाली रो में सेकंड रो में आती हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, 3 गोले हैं, फिर 2 गोले रह गए हैं, फिर 1 रह गया है, यानी यहाँ संख्या घट रही है। इसी तरह से यहाँ पर आप इसका उल्टा करते हैं तो यानी 1 त्रिभुज है, फिर 2 हो रहा है यहाँ पर, फिर 3 हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखें, अब चूंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर 2 गोले पहले खाने यानी पहले वाले जो खाने में 2 गोले हैं, सेकंड वाले में यहाँ पर 1 गोला रह गया, तो यहाँ यानी मतलब क्या है, अब यहाँ पर कोई भी गोला नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये वाला खाना ब्लैंक दिया हुआ है, यानी नीचे की तरफ इसमें कोई आकृति नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाले में नीचे की तरफ त्रिभुज है, तो यहाँ पर 1 त्रिभुज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब 2 त्रिभुज आएंगे, यहाँ पर आपके 2 त्रिभुज आएंगे, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ए वाला, यानी आपकी ए वाली आकृति यहाँ पर रिक्त वाले स्थान पर आएगी। अगला प्रश्न है अब आपका 62वां है। नीचे दी गई आकृति के संदर्भ में U और या V से पुनः अनुरेखण किए बिना S से T तक जाने के कितने भिन्न मार्ग हैं। यानी S से लेकर T तक जाने के आपके कितने भिन्न मार्ग हैं। ये यहाँ पर पूछा गया है कि भाई S से हमें T तक जाना है तो आपके पास कितने भिन्न भिन्न मार्ग हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो हैं, इसमें सबसे पहले हम मार्गों को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, आपका ये S बिंदु है, तो S बिंदु से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मार्ग जा रहे हैं। एक तो ये जा रहा है आपका, एक ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक यहाँ से ये जा रहा है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 मार्ग देखने को मिल रहे हैं। U बिंदु से अगर आप देखें तो U बिंदु से आपको क्या है, U बिंदु से आपको 2 मार्ग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी U बिंदु से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मार्ग देखने को मिल रहे हैं। पुनः आप आते हैं V बिंदु पर, तो B बिंदु से आपको जो 3 मार्ग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप 3 मार्ग देख रहे हैं ऐसे करके जाते हुए। अब देखिए यहाँ पर आप ये नोटिस करें, ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रमुख बिंदु आते हैं और जिन बिंदुओं से जो मार्ग जा रहे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर S बिंदु पर कितने हैं, यानी S इंटू U इंटू जो V, इन तीनों बिंदुओं को हम काउंट कर लेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 2 गुणा 3। तो ऐसे करके आपके मार्क आ जाएंगे, यानी 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ जाएंगे 18। यानी कि यहाँ पर S से लेकर T तक जाने के आपके पास टोटल 18 रास्ते हैं। चाहे तो आप ऐसे चले जाएं, यहाँ से होते हुए ऐसे करके, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला। यानी इस तरह के जब भी प्रश्न आप करेंगे तो यहीं पर आप यही कर लेंगे, जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप पहले चिन्हित कर लेंगे कि भाई मुख्य बिंदुओं से कितने रास्ते जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आकृति में बताया है। उसके बाद क्या करेंगे, आप उन मुख्य बिंदुओं से जो जाने वाले मार्ग हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 62 में का आंसर होगा आपका डी वाला, यानी कि आंसर है आपका 18। 63वां प्रश्न है अब आपका। निम्नांकित आकृतियों पर विचार कीजिए। ऊपर अंकित 4 आकृतियों में मनकों की स्थिति एक अनुक्रम के अनुसार बदलती है। उसी अनुक्रम का अनुसरण करते हुए निम्नांकित आकृतियों में से कौन सी एक ऊपर की 5वीं आकृति के रूप में आनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए आपकी पहली आकृति है ये वाली, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पहली वाली जो आकृति है आपकी, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तरफ ये है, यानी इसका लेफ्ट पार्ट ये है और राइट पार्ट इसका ये है, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी यहाँ पर आकृतियां दी हुई हैं उन सब में यही आप देखेंगे, लेफ्ट और राइट, ये 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे इसमें कि यहाँ पर जो पहली आकृति का लेफ्ट पार्ट है, ये यानी कि सेकंड आकृति के राइट पार्ट में जाकर क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है। हल्का सा यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये यहाँ से अब यहाँ पहुँच गया है और ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक इसी तरह से इसमें भी रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, यानी ये जो पोर्शन था पहले ऊपर की तरफ था, अभी घूम गया है, और ये जो नीचे की तरफ था ये ऊपर की तरफ चला गया। यानी यहाँ पर भी आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, यानी ये रिवर्सल R लगा देते हैं, यानी ये रिवर्स आप देखने को मिल रहा है। अब चलिए यहाँ तक हमने देख लिया, यानी ये हमने ये देख लिया कि भाई पहली से जब सेकंड में आए हैं तो ये जो
थे यानी ये गोले जो थे वो रिवर्स हो गए हैं, यानी इनके जो ढके हुए पार्ट थे वो रिवर्स हो गए हैं। अब देखिए सेकंड से अब थर्ड में देख लेते हैं, सेकंड से थर्ड में क्या होता है। सेकंड से थर्ड में आप ये देखते हैं कि सेकंड का जो राइट पार्ट था, ये वाला जो हिस्सा था राइट पार्ट, और ये जो हिस्सा है ये थर्ड में एडिटेज हो जाता है, थर्ड के लेफ्ट पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम आ जाता है। वहीं जो सेकंड का लेफ्ट वाला पार्ट है वो थर्ड में बिल्कुल जो है वो भी सेम टू सेम, यानी बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। ध्यान देना, देखिए मैंने इसलिए एरो लगा रहा हूँ ताकि आपको याद बना रहे कौन सा पार्ट कहाँ पर आ रहा है। अगले वाले में हम चलते हैं, तो अगले वाले में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ है, ये यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर भी रिवर्सल किया है, यानी यहाँ पर भी रिवर्सल किया है। तो हमने चूंकि कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि पहली से अब दूसरी आकृति में गए हैं तो क्या हुआ है, रिवर्सल हुआ है। दूसरी से तीसरी में गए हैं तो क्या हुआ है, चीज़ें जो बीच की हैं वो सेम सेम बनी रही हैं, यानी बीच वाली जो है ये वाला जो, यानी कि मान लीजिए सेकंड आकृति का जो राइट पोर्शन है वो थर्ड आकृति के लेफ्ट पोर्शन में चला गया है, और सेकंड का जो लेफ्ट पोर्शन था वो थर्ड आकृति के राइट में चला गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चौथी आकृति का जो राइट पोर्शन है वो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि इसमें पांचवीं आकृति के लेफ्ट पोर्शन में चला जाएगा, और चौथी आकृति का जो लेफ्ट पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि पांचवीं आकृति के राइट पोर्शन में। तो आप देख लीजिए कौन सा बनना है, यानी ये एक तरफ है ये एक तरफ है, तो आपका ये वाली आकृति बन रही है, फिर आपकी कौन सी बन रही है, फिर आपकी ये वाली बन रही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक है। यानी आप देख पा रहे हैं फिर कौन सी बन रही है, यानी कि ये जो आकृति है ये यहाँ पर पहुँच गई कुछ इस तरह से, और ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, 63 में का बी। इसीलिए मैंने यहाँ पर एरो बना दिए हैं ताकि आपको याद बना रहे। और देखिए मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपना पेन पेपर अपने पास रखा कीजिए, और जो भी मैं आकृति सॉल्व करवाता हूँ सेम टू सेम आप भी अपने पेन पेपर से लिखते रहिए, पेन से पेपर पर लिखते रहिए कि कैसे कैसे डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, और बाद में अभ्यास भी कीजिए। 64वां प्रश्न है अब आपका, एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है, एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। यदि सभी तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे के समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी। यानी कि यहाँ में टाइम दे दिया गया है कि ये घंटियाँ तीनों हैं, यानी एक घंटी जो है 18 मिनट पर बजती है हर एक घंटी, सेकंड जो है यहाँ बताइए 24 पे बजती है, और दूसरी जो है 32 मिनट पे बजती है, और मॉर्निंग के समय पर यहाँ यानी 8 AM पर ये तीनों एक साथ बजती हैं। फिर पूछा गया 8 AM के बाद वाला समय कौन सा समय होगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है हमें वही LCM लेना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त हमें लेना है। तो आप 18, 24 और जो 32 संख्याएं दी हुई हैं इनके फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 18 के जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 to the 3 की पावर 2। इसी तरह से इसके 2 यानी कि इसके 24 के करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ 3 है ये, इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। इसके अलावा 32 के करेंगे तो 2 की पावर 5। और जैसा कि हमने आपको कल जो आपका पार्ट 2 था वहाँ पर भी बताया था इस तरह से इस पद्धति से LCM लेना, कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो पद होता है उसकी सबसे बड़ी जो घात होती है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड का यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 5 और इधर 3 की पावर 2 बड़ा है, तो ये हमने ले लिया। अब देखिए इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको करने पर यहाँ पर आप देखेंगे 32 × 9 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 288, यानी कि ये 288 जो आया है। ध्यान देने वाली बात देखिए ये सब चीज़ें माइनर सी मिस्टेक आपको घुमा सकती हैं। ये चूंकि हमने LCM किसका लिया है, मिनट में लिया है, यानी जो ये भी नंबर दिए हुए हैं जो भी ये सब मिनट में है, तो अब ये सी बात है यहाँ पर ये जो LCM निकल कर आएगा ये मिनट में निकल कर आएगा। अब आप मिनट को घंटे में तब्दील कर लीजिए, 288 मिनट है। आपको ये पता है कि एक आवर में आपके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी एक घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं। तो हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, यानी हमने 60 का भाग यहाँ पर दे दिया, तो आप यहाँ पर पाएंगे कितना आएगा। देखिए यहाँ पर 4 बार गया, ठीक है, यानी कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे। इसके अलावा यानी कि 60 × 4 240 होता है। अब बचा कितना यहाँ पर 48 बचा है, यानी कि 4 घंटे और 48 मिनट आया, 4 घंटे और 48 मिनट निकल कर आया। तो यानी कि यहाँ पर आप 8 बजे से आप अब 4 घंटे और 48 मिनट इसमें ऐड कर लीजिए, यानी जो 8 AM का समय दिया हुआ है इसमें आपको क्या ऐड करना है, 4 घंटे 48 मिनट। तो क्या होगा यहाँ पर 8 और 4 कितना होगा 12, तो 12:48 मिनट, ठीक है, 12:48 मिनट पर ये फिर से पुनः तीनों जो घंटियां हैं एक साथ बजेंगी। तो यहां पर आंसर होगा 64 का आपका बी वाला। 65वां प्रश्न है अब आपका, ए और बी बस द्वारा स्थान X से स्थान Y तक जाने का निश्चय करते हैं। ए के पास 10 रुपये हैं और उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है।
देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ए के पास कितने रुपए हैं, यानी ए के पास जो है 10 रुपए हैं और उसे ये पता है कि ये जो इसके पास धनराशि है ये 2 व्यक्तियों के लिए जो बस का किराया लगता है उसकी 80% है। ठीक है, यानी जो भी बस का किराया है उसकी ये 80% है 2 व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं बस का जो टोटल किराया कितना है, यानी टोटल अमाउंट जो बस का हमें किराया कितना लगता है 2 व्यक्तियों का, वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप जब इसका ये 10 जो है 80% है और 10 का जो आप निकालेंगे 100% निकालेंगे तो क्या होगा, 100% 12 रुपया 50 पैसे आ जाएगा। 100% 12 रुपया 50 पैसे आ जाएगा। ठीक है, यानी 12 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रुपए में आ गया। अब यहाँ पे कहा गया है बी के पास 3 रुपए मिलते हैं, यानी यहाँ पर बी के पास कितने रुपए हैं, बी के पास 3 रुपए मिलते हैं जिसे वह ए को दे देता है। यानी कि यहाँ पर चूंकि बी ने जो है अपने रुपए ए को दे दिए और बी के पास ऑलरेडी कितने थे 10 रुपए थे और इसे 3 रुपए और मिल गए, तो 10 + 3 यानी कि यहाँ पर कितना हुआ 13 रुपए हो गए बी के पास। अब किराया कितना चाहिए 2 व्यक्तियों के लिए हमें 12.5 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमें बात ये कही गई है कि यहाँ पर 80% तो 2 व्यक्तियों के 80% ए के पास है और 3 रुपए बी ने दे दिए। तो यहाँ पर कितना है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 12.5 रुपये हमारा किराया है। तो कितना बचा यहाँ पर 0.50 यानी 50 पैसे तो बचा। तो चेक कर लेते हैं इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ए के पास अब जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के लिए ही पर्याप्त है, गलत। ए को टिकटें खरीदने के लिए 2 रुपये और चाहिए, ये भी गलत, यानी कि बिल्कुल नहीं चाहिए। टोटल जो दोनों टिकटों का अमाउंट होगा 12.5 रुपया होगा। ठीक है, 2 टिकट खरीदने के लिए के बाद ए के पास 50 पैसे बच जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। यानी 2 टिकट हमने ले ली क्योंकि 10 रुपये पहले से थे, 3 रुपये यहाँ पर बी ने इसे दे दिए, 12.5 रुपये की पूरी टिकट है 2 व्यक्तियों की। तो उसमें से 50 पैसे जो हैं यहाँ पर आपके किसके पास, ए के पास बच जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 65 में का आंसर होगा आपका सी वाला। 66वां प्रश्न है अब आपका, एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी, यानी उसे एक समान किस्तों में ये बिना ब्याज की राशि चुकानी थी। 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुक गया है। समझौते के अनुसार कितनी किस्तें थी, यानी कि वो 18 किस्तें चुका था और उसे पता है 18 किस्तें चुकाने से हमारा जितना भी हमने लोन लिया था 100% का उसका हमने 60% चुका दिया है। अब यहाँ पे बाकी कितनी किस्तें उसे चुकानी होंगी ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि उसकी जो भी किस्तें नहीं हैं वो x हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जो किस्तों की कुल संख्या कितनी है x है। अब देखिए, अब आप प्रश्न के अनुसार देख लीजिए, यानी आपका जो क्वेश्चन कह रहा है तो इसके अनुसार हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम चल लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये x का 60% चुका है, यानी x का जो है 60% ये दे चुका है और ये 18 किस्तें भर चुका है। ये बात हमारे प्रश्न में कही गई है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए x का 60%। ठीक है, ये हो गया आपका बराबर 18। इससे ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये 0 यहाँ पर चला गया, यानी कि ये x गुणा 6 ये क्या हो गया 180 हो गया। अब ये 6 से ये काट देंगे तो क्या हुआ 30 बचा। तो यहाँ पर क्या आ गया x बराबर 30, यानी कि यहाँ पर कितनी है, कितनी किस्तें थी, टोटल 30 किस्तें थी जिसमें से उसने 18 किस्तें भर दी हैं, यानी कि टोटल जो भी अमाउंट है उसका 60% यहाँ पर 18 किस्तों में निकल गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला 66 का सी। 67वां प्रश्न है अब आपका, कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह फैक्ट्री 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखिए, यहाँ पर जो इस तरह के सवाल होते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर जो चाल है वो हम लिख लेते हैं। स्पीड यानी कितनी है, यानी B1 में स्पीड जो बताई गई है कितना है, ये 5 किलोमीटर की बताई गई, 5 किलोमीटर पर आवर की बताई गई है। और ये यहाँ पर हम ये मान लेते हैं टाइम लगता है, टाइम में विलंब कितना हो रहा है, यहाँ पे T1 मान लेते हैं इसका। तो यहाँ 3 मिनट का विलंब हो रहा है, 3 मिनट का हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड स्पीड कितनी दी हुई है, सेकंड को हम B2 मान लेते हैं स्पीड को। और यहाँ पर आपका कितना है स्पीड, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यहाँ पर। और यहाँ पर यानी ये लेट पहुँच रहा है, ये व्यक्ति इतना लेट पहुँच रहा है और ये यहाँ पर जो है क्या है, ये अर्ली पहुँच जा रहा है, 7 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। इस तरह के जो सवाल होते हैं तो यहाँ पर एक दूरी के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला दूरी के लिए ये होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर B1 × B2, यानी कि दोनों स्पीड जो दी हुई हैं इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसके उपरांत यहाँ पर जो अगली स्पीड है यानी जो B2 स्पीड है इससे B1 को घटा देते हैं, B2 - B1। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का जो समय दिया हुआ है, अलग अलग समय दिया हुआ है, T1 + T2 कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। अब चूंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो घंटे के लिए क्या करेंगे, 60 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो एक साथ हमने यहाँ पर भाग दे दिया है। सॉल्व कर लीजिए आप, कितना हुआ, यानी कि यहाँ पर 5 × 6 6 - 5 गुणा
यहाँ पर क्या हुआ, यानी 3 + 7/60। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा, ये कितना आएगा 10/60। तो ये कट गया और ये आपका ये आ गया, यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया दूरी कितनी है यहाँ पर, यानी डिस्टेंस आपकी निकल कर आ गई 5 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर इसके घर से फैक्ट्री की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर की है, ये आपके सामने पता चल गया। ये फॉर्मूला है मैथमेटिक का। तो यहाँ पर आंसर होगा 67 का आपका सी वाला। 68वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पे पूछा गया है किसी प्रश्न पत्र में 8 कवियों में से एक ABCDEFG या H पर प्रश्न का होना आवश्यक है। यानी कि हमारे पास ये दी हुई है कि हमारे पास 8 कवि हैं, ABCDEFG और H। इन कवियों में पहले 4 कवि मध्य युग के और शेष जो हैं आधुनिक काल के माने जाते हैं। यानी कि ये जो 4 कवि हैं ये मिडाइवल पीरियड के हैं, यानी मध्यकाल के हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये आपके क्या है मध्यकाल के हैं। और बाद बाकी जो बचे हुए हैं ये आपके मॉडर्न काल के हैं, यानी कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, ये आधुनिक हैं। हमने यहाँ तक ये बात कंडीशन के रूप में लिख ली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है, यहाँ पर साधारणतया एकांतर वर्षों में प्रश्न पत्र में आधुनिक कवियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि नॉर्मल जो ईयर होते हैं उनमें क्या होता है कि नॉर्मल ईयरों में कि आधुनिक कवियों पर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साधारणतः जो एच को पसंद करते हैं वे जी को पसंद करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एच और जी ये साथ साथ हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है, मान लीजिए जो व्यक्ति एच पे प्रश्न पूछने वाला है तो वो जी को पर भी पूछ लेगा, एच और जी साथ साथ हैं। यानी कि जो एच को पसंद करते हैं वो जी को भी पसंद करते हैं, जो एफ को पसंद करते हैं वो ई को पसंद करते हैं। यानी कि जो एफ को प्रश्न जो यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एफ को पसंद कर रहा है तो ई को भी करेगा। तो यहाँ पर ई और एफ एक साथ हैं, ऊपर जी और एच यानी एच या जी एक साथ हैं। प्रश्निक एफ के बारे में प्रश्न पूछना नहीं चाहता। यानी कि मान लीजिए जो इस बार प्रश्न यानी बनाने वाला है वही चाहता है कि हम एफ के बारे में प्रश्न ना पूछें, क्योंकि उसने एफ के बारे में पुस्तक लिखी है। क्योंकि इसने क्या किया है, बताया है कि इसने एफ के बारे में पूरी एक पुस्तक लिख दी है। तो इसलिए चाह रहा है कि भाई एफ वाला जो चैप्टर है या एफ वाला जो पोर्शन है, एफ वाला जो कवि है उसके ऊपर हम प्रश्न ना पूछें, क्योंकि हमने किताब लिखी है। किंतु वह एफ को पसंद करता है। यानी लेकिन ये जो यानी कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करने वाला है, लेकिन वो एफ को क्या है लाइक करता है, पसंद करता है। एफ को बहुत ज़्यादा एग्जामिनर लाइक भी करता है। पिछले वर्ष प्रश्न पत्र में ए के बारे में एक प्रश्न पूछा था। पिछले वर्ष प्रश्न पत्र में क्या है, ए के बारे में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये बात लिखी गई है। दी गई सूचना के आधार पर इस वर्ष किस कवि के बारे में प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो आपको कोई डायग्राम बनाना है ना कुछ भी नहीं है, केवल अपने दिमाग पर जोर देना है। सबसे पहला यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि साधारणतया एकांतर वर्षों में प्रश्न पत्र में आधुनिक कवियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपको ये दिया गया, नॉर्मल सी बात ये है कि ज़्यादातर आधुनिक काल के जो कवि हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है, ये बात हमें यहाँ पर पता चल गई है। यहाँ पर एक कंडीशन फिर बाद में बताएगी कि पिछले वर्ष जो है प्रश्न पत्र ए के बारे में से एक प्रश्न पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर पिछले प्रश्न पत्र में क्या है, ए के बारे में से प्रश्न पूछा गया था। और हमें ये पता है कि पिछले साल पूछा गया है और मोस्टली जो है आधुनिक काल के कवि हैं, इनसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर हमें एक चॉइस भी बता दी गई। चॉइस ये बता दी गई है कि भाई जो ई और एफ एक साथ हैं, यानी कि जो व्यक्ति ई को पसंद करता है वो एफ को भी पसंद करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रश्न यानी कि जो प्रश्न सेट करने वाला, प्रश्न पेपर सेट करने वाला व्यक्ति है वो एफ के बारे में प्रश्न नहीं पूछना चाहता है। अब चूंकि वो एफ के बारे में प्रश्न नहीं पूछना चाहता है, लेकिन वो ई को पसंद करता है। ठीक है, यहाँ पर बात जो ऊपर लिखी गई है कि जो एफ को पसंद करता है वो ई को भी पसंद करता है, ये बात ऊपर लिखी गई है। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए वो इस बार जो है एफ के बारे में एफ पर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ई पर तो पूछ सकता है। ई पर पूछने पर कोई थोड़ी ना मनाही थोड़ी ना है। मान लीजिए एफ पर सेट नहीं करना चाहता है तो ई पर कर सकता है, क्योंकि ई और एफ दोनों को पसंद कर रहा है वो। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या निकल रही है कि ई वाले पर प्रश्न इस बार पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर आंसर होगा 68 का बी वाला। इस तरह के प्रश्नों के लिए कुछ नहीं, आपको अपना दिमाग, आपकी जो अपनी IQ है और कह सकते हैं हम अपने आपकी जो मतलब यहाँ पर आपकी जो भावनाएं हैं उस भावना को भी परखा जाता है कि भाई किस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर वही आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सा डायग्राम बना लिया और आपको इस तरह से लाइन बाय लाइन यहाँ पर समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संभावना किसकी है, यहाँ पर आपकी ई की संभावना ज़्यादा है। 69वां प्रश्न है अब आपका, 6 स्त्रियों की मंडली में 4 नर्तकियाँ यानी कि बताई गई है 4 नर्तकी हैं, 4 गायिकाएँ हैं, 1 अभिनेत्री है
और 3 वायलिन वादिकाएं हैं, यानी 6 लोगों की मंडली है। नाम दिए गए हैं गिरजा, वनजा, ये इसके अलावा जलजा, शैलजा, जो ठीक है, इसके अलावा तनुजा। तो यहाँ पर ये नाम सबके दिए गए। देखिए मैं यहाँ पर सबके नाम लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर नाम लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नाम से ही हम यहाँ पर टेबल बना पाएंगे और टेबल बनाने के बाद इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये गिरिजा है, ठीक है, ये गिरिजा है। उसके बाद कौन सी आएगी यहाँ पर, ये वनजा है, उसके बाद वनजा हो गई, ठीक है। इसके अलावा कौन सी है फिर, जलजा और शैलजा है, ये आपकी जलजा है आपकी, और ये आपकी शैलजा है, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, यानी जलजा हो गई और आपकी शैलजा हो गई। इसके बाद फिर आती है तनुजा, ठीक है। इसके बाद तनुजा आती है आपकी, और इसके बाद एक लड़की और है, उसका नाम है पूजा। और ऊपर बताए गए हैं 6 स्त्रियों की मंडली होगी आपकी, यानी 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्त्रियां हो गई। अब यहाँ पे ऊपर क्या क्या बजाने वाली हैं ये, यानी ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग कलर का पेन यूज कर लेते हैं। ये आपकी जो है एक इसमें से नर्तकी होगी, डांसर। एक आपकी यहाँ पर गायिका होगी, ठीक है। एक आपकी यहाँ पर अभिनेत्री होगी, और एक आपकी यहाँ पर वायलिन वादिका होगी, यानी ये वायलिन बजाने वाली होगी। तो ये हमने यहाँ पर एक तैयार कर ली है इस तरह से टेबल। आपकी टेबल इस तरह से बन गई। देखिए आपको एग्जाम में इसी तरह से अरेंजमेंट करना है, जिससे कि आपके जो तथ्य जो आप हैं वो गलत ना हो और आपको सही आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक टेबल तैयार कर ली, नाम लिखकर आपके सामने टेबल तैयार है। अब चलिए हम 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ते जाते हैं। यानी हमें पता चल गया कि 4 नर्तकी हैं, इन नर्तकियों की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं होगी। 4 गायिका हैं, गायिकाओं की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं होगी। अभिनेत्री आपकी केवल 1 है, यहाँ पर लिख लेते हैं अभिनेत्री आपकी केवल 1 है। वायलिन वादिकाएं कितनी हैं, 3 आपकी वायलिन वादिकाएं हैं, ये हमने ऊपर लिख ली। गिरजा और वनजा वायलिन वादिकाएं हैं, यानी गिरजा और वनजा जो है ये क्या है, ये वायलिन बजाने वाली हैं, ये हमने यहाँ पर टिक लगा लिया, ठीक है। जबकि जलजा और शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती हैं, यानी जलजा और शैलजा ये वाली हैं, इन्हें वायलिन बजाना नहीं आता है, ये बात हमने यहाँ पर इनके आगे क्रॉस लगा दिया। शैलजा और तनुजा नर्तकियों में से हैं, इन शैलजा और तनुजा जो है ये नर्तकियों में से हैं, शैलजा और तनुजा जो है नर्तकियों में से हैं। जलजा, वनजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं। जलजा, वनजा, शैलजा और तनुजा ये सभी गायिकाएं हैं, यानी कि ये आपकी वनजा दी हुई है गायिका, जलजा दी हुई है गायिका, शैलजा दी हुई है गायिका और तनुजा दी गई है गायिका, यानी कि हमारी जो गायिकाएं हैं उनकी संख्या पूरी हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं भी हैं, यानी और इनमें से 2 जो हैं वायलिन वादिकाएं भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक वायलिन वादिका तो आपकी ये होगी, वनजा होगी, यानी कि यहाँ पर ये गायिका भी है और ये आपकी क्या वायलिन वादिका होगी। और सेकंड कौन सी होगी यहाँ पर, तनुजा होगी। ऑब्वियस सी बात है, तनुजा जो आपकी है ये वायलिन वादिका होगी, यानी यहाँ पर ये बताया गया कि 4 में से 2 वायलिन वादिकाएं। और हमें ये भी पता है आपकी कि जलजा शैलजा जो है वायलिन नहीं बजाती हैं, पहले ये स्टेटमेंट में क्लियर हो गया है, तो हमने यहाँ पर इसके आगे भी टिक लगा दिया, ठीक है। ये बात हमने यहाँ तक निकाल ली है। यदि पूजा जो है अभिनेत्री है, यानी कि यहाँ पर पूजा जो है लड़की है ये अभिनेत्री है, तो निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन नर्तकी भी है और वायलिन वादिका है। ये आपकी तनुजा है, ठीक है। तनुजा को आप देख पा रहे हैं, ये आपकी नर्तकी भी है और एक वायलिन वादिका भी है। तो यहाँ पर आंसर होगा 69 का आपका डी वाला, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमें जितना हमें जो प्रश्न में पूछा गया है वो हमें जवाब मिल गया है, तो हमने यहाँ नर्तकियों की संख्या जो है पूरी करना सही नहीं समझा है कि भाई नर्तकियों की संख्या पे क्यों दिमाग लगाएं, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। यानी जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका है, तो तनुजा जो है नर्तकी भी है, ऊपर से वायलिन वादिका भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका डी वाला, यानी 69 का डी। 70वां प्रश्न है अब आपका, LMNOPQRS और T अक्षरों को 9 पूर्णांकों 1 से 9 से प्रतिस्थापित किया जाता है, परंतु उसी क्रम में नहीं। P के लिए 4 निर्धारित है, यानी यहाँ हमें दिया हुआ है कि P की जो वैल्यू है 4 है, ठीक है। P को 4 असाइन किया गया है। P और T के बीच का अंतर जो है, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि P और जो T है इनके बीच का अंतर कितना है, 5 है,
यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो t माइनस पी बराबर क्या है आपका 5 दिया हुआ है। p की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखिए p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, और सॉरी p की वैल्यू जो है 4 है आपकी यहाँ पर, और ये आपका 5 है। तो कितना हो गया t बराबर आपका 9 आ गया। आगे बोला गया है n और t के बीच अंतर 3 है, यानी कि जो n और t है तो हम यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। t माइनस n बराबर कितना है 3 दिया हुआ है यहाँ पे अंतर। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 9 दी हुई है, 9 माइनस n बराबर 3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको इधर कर लीजिए तो n बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो n के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या होगा, n के लिए निर्धारित पूर्णांक आपका 6 होगा। तो 70वें का आंसर होगा आपका डी वाला, यानी n बराबर 6। 71वां प्रश्न है आपका, 4 व्यक्तियों आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश के पास कुल मिलाकर 100 रुपये हैं। आलोक और भूपेश के पास की धनराशि मिलाकर उतनी ही धनराशि है जितनी चंदर और दिनेश के पास की धनराशि मिलाकर, किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक धनराशि है। यहाँ पर ये बोला गया है तो आलोक है इसके पास भूपेश से ज़्यादा धनराशि है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। और चंदन के जो चंदर है इसके पास दिनेश से केवल आधी धनराशि है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि दिनेश के पास चंदर से ज़्यादा है। यहाँ पर बताया गया है कि दिनेश के पास क्या है चंदर से ज़्यादा है, ये बात हमें यहाँ बताई गई है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आलोक के पास वस्तुतः दिनेश से 5 रुपये अधिक हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आलोक जो है इसके पास दिनेश से भी 5 रुपये ज़्यादा हैं, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। किसके पास अधिकतम धनराशि है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आलोक के पास ही यहाँ पर धनराशि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आलोक की धनराशि भूपेश से भी ज़्यादा है, दिनेश से भी ज़्यादा है। सबसे कम किसकी है, चंदर की है। तो यहाँ आंसर होगा आपका 71 का ए वाला। 72वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। और यदि यहाँ पर बोला गया है जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षाओं में उपस्थित होता है, वह बुधवार को गणित की कक्षाओं में उपस्थित होता है, यानी यहाँ पर हमें पूरा जो किसी एक छात्र का वीकली पूरा शेड्यूल है वो हमें पहले लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आपका संडे। ठीक है, तो बोला गया कि जॉर्ज जो है ये सोमवार को क्या है संगीत की कक्षाओं में उपस्थित होता है, यानी सोमवार को ये जो म्यूजिक क्लास है इसमें ये प्रेजेंट होता है। वह बुधवार को गणित की कक्षाओं में उपस्थित होता है, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन ये मैथ्स की क्लास अटेंड करता है। ठीक है, उसकी साहित्य की कक्षाएं शुक्रवार को नहीं होती, यानी इसकी जो लिटरेचर वाली कक्षाएं हैं, साहित्य की कक्षाएं जो हैं वो शुक्रवार को नहीं होती हैं। तो हमने यहाँ पर लिटरेचर लिखकर, लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है, और एक काट दिया है। वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता है, यानी गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन कौन सा हो गया, यानी बृहस्पतिवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन। तो ये क्या है हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर लेता है। ठीक है, मंगलवार को है अपनी खेल कूद की कक्षाओं में उपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर मंगलवार को क्या है वो स्पोर्ट्स की जो भी क्लास है, यानी कि जो खेल कूद की क्लास जिसे हम बोलते हैं उसमें उपस्थित होता है। यदि वह एक दिन में एक ही विषय की कक्षाओं में जाता हो और रविवार को उसकी छुट्टी रहती हो तो अन्य किस दिन को भी उसकी छुट्टी रहेगी। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऊपर रह गया है, ये कौन सा रह गया है, ये लिटरेचर। और लिटरेचर के बारे में ये बताई गई है कि लिटरेचर फ्राइडे को नहीं होगा, संडे को यहाँ पर इसकी छुट्टी रहती है, यानी इसका हॉलीडे रहता ही रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे लिटरेचर जो है आपका फ्राइडे को नहीं लग सकता है, तो ऑब्वियसली बात है लिटरेचर इसका कहाँ पर आएगा, शनिवार वाले दिन आएगा, यानी कि यहाँ पर लिटरेचर जो है शनिवार को आएगा। और यहाँ पूछा गया छुट्टी कौन कौन से दिन रहती है, यहाँ पर एक तो संडे की छुट्टी हो ही गई इसकी, इसके अलावा छुट्टी जो है आपकी वो फ्राइडे को और है हॉलीडे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, यानी इसकी शुक्रवार को भी छुट्टी रहती है, यानी कि इसकी इतवार के अतिरिक्त रविवार को छुट्टी रहती है, इसके अलावा शुक्रवार को रहती है, क्योंकि शुक्रवार को कोई भी लेक्चर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर है 72 का डी वाला। 73वां प्रश्न है अब आपका, किसी पंक्ति में यहाँ पर पूछा गया है ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। तो हम एक पंक्ति बना लेते हैं, आपकी कुछ इस तरह से एक पंक्ति है। ठीक है, ये आपकी एक पंक्ति बन गई। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है वो यहाँ से कहीं जो है कितने स्थान पर, यानी कि ए जो है यहाँ से 11वें स्थान पर है। ये बोला गया है कि यहाँ से जो है 11th पोजीशन पर है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के यहाँ पर इस बीच में कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे तो होंगे ही होंगे, यहाँ 10 बच्चे होंगे और 11वें नंबर पर ये होगा, ये हमें पता चल गया। अगला बोला गया है बी, ये तो बाईं ओर से हो गया यानी लेफ्ट साइड से हो गया। अब ये राइट साइड से बी का बताया गया है कि जो बी है यहाँ कहीं बी बताया गया है,
ये राइट साइड से यानी कि दाईं तरफ से बी जो है यानी कि बी दाहिनी तरफ से 10वें स्थान पर है, यानी ए 11वें पर है और बी यहाँ से जो है 10वें स्थान पर 10th पोजीशन पर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस बीच में यहाँ पर कितने बच्चे होंगे, यहाँ पर 9 बच्चे करीब होंगे। यहाँ पर यदि ए और बी आपस में स्थान बदल रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए ए और बी जो ये है आपस में स्थान बदल रहे हैं, यानी ए जो है यहाँ पे पहुँच जाए, ए जो है यहाँ पहुँच जाए और बी जो है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो बोला गया है कि ए जो है बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है, यानी मान लीजिए ए जो है अब ए का जो नया स्थान है वो यहाँ पर पहुँच गया, बी वाले स्थान पे पहुँच गया। तो ए जो है यहाँ से कितने स्थान पर है, यहाँ से ये 18 पे पहुँच जाता है 18th पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अब इसके 17 बच्चे हैं। ठीक है, और इधर कितने बचे, इधर आपके इसके 9 बच्चे हैं, इधर 9 बच्चे हैं, इधर 17 बच्चे हैं, यानी एक तरफ 9 है एक तरफ 17 हैं और बीच में ये अकेला 18वें नंबर पर ये है। तो आप यहाँ पर काउंट कीजिए पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति, तो पहले तो टोटल संख्या निकाल लेते हैं। टोटल कितने हैं आपके, आप देख सकते हैं ए 18वें नंबर पर है बाईं तरफ से, तो क्या हुआ यानी 18 का मतलब क्या हुआ, 17 इसके लेफ्ट साइड में है, 18वें पर ये है, तो एक तो ये हो गया और इसके राइट साइड में कितने हैं, 9 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो ये हो गया। आपकी संख्या कितनी आ गई, 18 और 9 बराबर 27। लेकिन यहाँ पूछा गया है पंक्ति में ए और बी के अलावा, यानी हमें ए और बी एक की जो संख्या है इसको निकाल देते हैं। तो ए और बी यानी कि यहाँ से 2 यहाँ पर घटा दिए हमने, तो कितने बचे 25। ए और बी को निकालकर अब 25 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, 73 का सी। इस तरह के जब भी प्रश्न आप करें तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लें, और डायग्राम बनाने से ये होगा आपको आसानी हो जाएगी। 74वां प्रश्न है अब आपका, बी की स्थिति ए के उत्तर में है, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपका कहीं ए है ये वाला। ठीक है, और इसके उत्तर में देखिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ डायग्राम इस तरह से, यानी कि ये आपका डायग्राम है एक इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जो बी है वो ए के जो है उत्तर में है, यहाँ कहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये मौजूद है। सी की स्थिति ए के पूर्व में है, सी आपका जो है वो यहाँ पर है, वो इस पॉइंट पर है। आगे पूछा गया है ए बी और ए सी क्रम से 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर है, यानी ए बी की जो दूरी है ये वाली दूरी है, ये कितनी है, ये 5 किलोमीटर की है, और ए सी की दूरी कितनी है, ये 12 किलोमीटर की है। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर आपकी पाइथागोरस प्रमेय बन गई, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो आपकी बन गई। कर लीजिए आप सॉल्व, पता तो होगा ही आपको। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यानी कि बी सी का होल स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप, क्या आया, तो यहाँ पर आप बी सी स्क्वायर, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर आप जब आप करेंगे तो कितना हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 144 आ जाएगा और ये आएगा 25। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 169 की। तो जब आप यहाँ पर इसका वर्गमूल लेंगे, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर ही हटाएंगे, तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13, क्योंकि ये 13 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, 74 का बी, यानी ये और ये जो दूरी है यहाँ पर ये 13 किलोमीटर की दूरी है, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। आंसर होगा आपका 74 का बी वाला। 75वां प्रश्न है अब आपका, 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी 2 स्थानों से 2 कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। देखिए यहाँ पर दूरी हमें बताई गई है कि मान लीजिए ये दूरी आपकी है, कितनी है, ये 160 किलोमीटर। ठीक है, इसके बीच की दूरी बताई गई है 160 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से ए कार और यहाँ से बी कार है, ये एक दूसरे की तरफ, यानी ये इस तरफ जाएगी और ये इसकी तरफ, ठीक है, ये प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8:10 पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं, यानी दोनों कारें जो है समान समय पर चलना स्टार्ट करती हैं, 8:10 पर अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर प्रति घंटे इसकी गति कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। अब चूंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों कारें जो क्या हैं एक दूसरे की ओर प्रस्थान कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या निकलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए निकलेगी आपकी सापेक्ष गति। इन दोनों कारों की आप जो है सापेक्ष गति निकालेंगे, ए और बी की जो आपकी रिलेटिव
स्पीड है वो आप निकालेंगे। सापेक्ष गति मैं लिख देता हूँ, सापेक्ष गति कितनी होगी इसकी, दोनों को जोड़ देंगे आप। तो यहाँ पर सापेक्ष गति की होगी 50 + 30 बराबर आपकी कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपने देख लिया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यहाँ पूछा गया है समय, तो समय का फॉर्मूला आपको पता ही है। समय बराबर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर समय बराबर होता है आपका दूरी अपॉन जो है यहाँ पर चाल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यानी दोनों कारों में जो लगने वाला समय है वो आप निकाल लीजिए। दोनों कार जो आपकी ए और बी में जो जितना समय लग रहा है, ए और बी में कितना समय लग रहा है, ए और बी में लगने वाला समय जो है वो आप यहाँ पर निकालेंगे। तो क्या आएगा, दूरी कितनी है 160 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है सापेक्ष गति कितनी है 80 है, तो कितनी होगी यहाँ पर ये 2, यानी यहाँ पर समय कितना लगा 2 घंटे 2 आवर। इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है, आगे पूछा गया है कि यदि दोनों कारें जो हैं पूछा गया है कि 8:10 पर चलना स्टार्ट करती हैं तो कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी। तो 8:10 में आप 8:10 है, यहाँ पर 2 घंटे ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये 10:10 हो गया। तो यहाँ पर आंसर होगा 75 का ए, यानी 10:10 पूर्वाह्न, यानी 10:10 जो AM यानी मॉर्निंग का समय है वो हो गया यहाँ पर, ठीक है। 76वां प्रश्न है आपका 76। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी मान लीजिए यहाँ पर माना गया है कि किसी माह का जो तीसरा दिन है, आपका जो 3 तारीख बोली गई है कि थर्ड डे जो है किसी माह का वो क्या है मंडे है, यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन, यानी कि यहाँ पर 21वीं तारीख से 5वां दिन, यानी 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यानी ये 5वां हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां दिन, यानी 21 तारीख से आपको ये 5वां दिन पूछा गया है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा होगा। क्योंकि हमें ये बताया कि 3 को मंडे है, तो देखिए 3 को जब मंडे है तो इसके ठीक 7 दिन बाद, इसके ठीक 7 दिन बाद ही तो आपका अगला मंडे आएगा, यानी कि कब आएगा 10 तारीख को आएगा। अब 10 का फिर से 7 दिन चलिए, तो 10 से आप 7 दिन चले 17 तारीख को मंडे आएगा। 17 से फिर आप 7 दिन चलेंगे तो कितना हो गया 24 को मंडे आएगा, 24 को मंडे आएगा। अब देखिए 24 तक तो हमें पता चल गया 24 को मंडे है, यानी 24 को मंडे होगा। तो ये 25 को क्या होगा ट्यूसडे होगा, 26 को क्या है वेडनेसडे होगा, यानी कि बुधवार होगा। तो 26 तारीख को क्या होगा बुधवार होगा। तो 76 का आंसर है यहाँ पर सी वाला। 77वां प्रश्न है, किसी चैरिटी शो के लिए कुल 420 टिकटें बिकी हैं, 420 टिकटें बिकी हैं। इन टिकटों में आधी प्रत्येक 5 रुपये की दर पर, 1/3 प्रत्येक 3 रुपये की दर पर और शेष टिकटें प्रत्येक 2 रुपये की दर पर बिकी। कुल प्राप्त धनराशि कितनी थी। अब देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास टोटल टिकट कितनी है। टोटल जो टिकट है हमारे पास वो है आपकी कितनी है 420 है, ये बात हमें दी गई है। इनमें से आधी, अब देखिए यहाँ पर इनमें से आधी कितनी होगी, यानी कि इनकी जो हाफ टिकट जो है, हाफ यहाँ पर कितनी हो गई, हाफ इसका 420 का निकाल लीजिए, 420 गुणा 1/2 कितना हो गया यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है 210। तो ये 210 टिकट जो है यहाँ पर ये कितने पर बिकी हैं, ये 5 रुपये की दर पे बिकी हैं, यानी 210 गुणा 5 कितना हो गया यहाँ पर 0, ठीक है 5 और ये आपका 1050 रुपये, यानी कि जो 210 टिकट यानी हाफ टिकट इसकी जो है, यानी कि 420 में से ये 1050 रुपये की ये बिकी हैं। अगली बोली गई है इसकी 1/3 टिकट जो है, यानी कि 420 का 1/3 1/3 यानी 1/3 आप निकाल लीजिए, इसका कितना है 420 गुणा 1/3 कितना आया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसको निकालेंगे 140, यानी कि यहाँ पर 140 आ गई है, ठीक है 1/3 इसका 140 होता है। तो 140 जो टिकटें हैं इसकी ये 3 रुपये की दर से बिकी हैं। तो आप कितना आया यहाँ पर 420 रुपये आया। आगे बोला गया है और शेष टिकटें प्रत्येक 2 रुपये की दर से बिकी हैं। अब देखिए यहाँ पर शेष कितनी बची, शेष टिकट आपकी जो बची हैं कितनी बची, आप घटा दीजिए 420 टोटल है, इनमें से आप क्या करेंगे 210 प्लस 140 इसको घटा देंगे तो आपको शेष संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कितना निकला ये 420 माइनस यहाँ पर आप करेंगे तो 0 5, ठीक है ये क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया, और इसको जब घटाएंगे तो आपको वैल्यू जो है 70 प्राप्त होगी। तो यहाँ हमें पता चल गया शेष टिकट जो है ये 2 रुपये के दाम से बिकी है, 2 रुपये के हिसाब से। तो 70 गुणा 2 बराबर कितना हुआ 140 हुआ। अब यहाँ पर सबके पूछा गया कि कुल प्राप्त धनराशि कितनी थी। तो कुल प्राप्त हमारी कितनी है, जो हमने हाफ टिकट यानी कि 420 में से आधी टिकटें 5 के हिसाब से बेची हैं, उसके हिसाब से हमारी धनराशि 1050 इकट्ठी हुई है। फिर हमने 1/3 420 की 3 रुपये के हिसाब से बेची हैं तो 420 इकट्ठी हो गई।
फिर बाद बाकी जो बची हुई हैं हमने 2 रुपये की दर से बेची हैं, अब 140 इकट्ठी हो गई। इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, यानी जो आपकी धनराशि है इसके लिए हम इन सबको जोड़ देते हैं। कितना हुआ 1050 प्लस 420 और नीचे क्या कितना आएगा आपका 140। इनको आप ऐड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 0, 7 और 4 आपका क्या हुआ 11, ठीक है। यहाँ पर 4 और 1 5 और 1 6 और यहाँ पर क्या है 110, यानी कि 1610 रुपये कलेक्शन हुआ पूरा। तो यहाँ पर 77 का आंसर होगा आपका सी वाला। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर और आगे उसके आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABCDEF एक परिवार के सदस्य हैं। ये इंजीनियर, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन, विधिवक्ता, लॉयर और न्यायाधीश यानी क्रम में नहीं है। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, ड्राफ्ट्समैन एफ बी का पुत्र एवं ई का भाई है, विधिवक्ता सी डी की जो है पुत्रवधू है, यानी विधिवक्ता सी जो है वो डी की क्या है पुत्रवधू है। अगला है डॉक्टर ई अविवाहित है, डी एफ की दादी है, परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। ये देखिए हमने यहाँ पूरा पढ़ लिया है, तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर क्या है पूरी एक फैमिली ट्री बनेगा और यहाँ पर हमें 3 जनरेशन देखने को मिल रही है, यानी पुत्र वधू की बात आ गई है, फिर यहाँ पे दादी आ गई है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है 3 जनरेशन है, यानी कि दादा दादी, उनका दादा दादी का फिर बेटा है, यानी बेटा और पुत्र वधू है, उसके बाद उनके जो नाती पोते बोलते हैं वो हैं, यानी 3 जनरेशन है। अक्सर इस तरह के जो फैमिली वाले प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं और यहाँ पर जब महिला पुरुष दिखाने होते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, हम यहाँ पर जो मेल हैं जितने भी जो मेल होंगे उनको बॉक्स में दर्शाएंगे ताकि समझने में आसानी हो, और फीमेल के लिए क्या करेंगे हम, फीमेल के लिए यहाँ पर हम सर्कल यूज करेंगे, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि फीमेल को हम सर्कल के बीच में रखेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पर है। तो 1 बाय 1 करके लाइन यहाँ पढ़ते जाते हैं। पहली लाइन आपकी जो है यहाँ पर कि इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है, यानी कि यहाँ पर जो ए वाला व्यक्ति है ये एक तो मेल है और ये बात बताई गई है कि ये जो महिला आशुलिपिक है उससे विवाहित है। तो यहाँ पर ये बात तो हमें पता चल गई कि महिला है और ये स्टेनोग्राफर है, यहाँ स्टेनो लिख दे रहा हूँ मैं अभी केवल, और ये आपका इंजीनियर है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता है ये कौन है, यानी कौन सा बी सी डी इनमें से कौन है ये नहीं बताया गया है। आगे बात बोलेगी कि न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है। देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा, पूरा जो फैमिली ट्री है पहले अलग अलग बनाएंगे और बाद में इसको मर्ज कर देंगे। तो अगला बोला गया है कि जो न्यायाधीश है ये विधिवक्ता से विवाहित है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो जज है आपका, ठीक है, ये किससे विवाहित है आपका, ये आपका बताया गया है, यानी कि ये विधिवक्ता से यानी कि लॉयर से, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। ड्राफ्ट्समैन एफ बी का पुत्र है एवं ई का भाई है, यानी कि जो यहाँ पे बताया गया है कि एक ड्राफ्टमैन है एफ, ये बी का पुत्र है, यानी हमने लिख लिया बी है, ठीक है, और ये क्या है ड्राफ्टमैन एफ जो है ये बी का पुत्र है, यानी कि ये ड्राफ्टमैन एफ के लिए यहाँ पर क्या आएगा बॉक्स आएगा क्योंकि ये मेल है, ठीक है। और ये पेशा क्या है इसका, यहाँ पर हम पेशा इसका लिख दे रहे हैं ड्राफ्ट, ठीक है। आप अपना पेपर पे आप लिखते जाना इसके लिए ड्राफ्ट, ये यानी कि ये इसका क्या है, ये इसका पुत्र है। और ये यहाँ पर कौन है, यानी ई का भाई है, यानी ये जो व्यक्ति है ये ई का भाई है। अभी हमें ई की जो पोजीशन है पता नहीं है कि ई लड़का है या लड़की है, लेकिन हमें ये पता है ये ई का भाई है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। विधिवक्ता सी डी की, विधिवक्ता जो सी है ये डी की पुत्रवधू है, ठीक है, यानी विधिवक्ता आपकी कौन हुई, विधिवक्ता आपकी यहाँ पर ये वाली हुई, ये लॉयर हुई, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी विधिवक्ता हुई लॉयर। और इसने लॉयर ने जो है यानी सी ने किसी जज से शादी की है, लेकिन हमारे सामने अभी क्लियर नहीं हो पाया है जज कौन सा है, ठीक है। हमें ये तो बताया ये जज से इसने शादी की है, लेकिन हमारे सामने क्लियर नहीं हो पाया है। ये बोला गया है कि सी जो है ना ये डी की पुत्रवधू है, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी विधिवक्ता डी की पुत्रवधू है, डॉक्टर ई अविवाहित है, यानी कि ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये आपका एक डॉक्टर है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये डॉक्टर जो है, देखिए मैं मिटा देता हूं, ये बताया गया है कि ये ये आपका कहाँ गया, ये है, ये आपका जो है ये डॉक्टर है, ये हमें बताया गया है कि विधिवक्ता जो है
विधिवक्ता यानी कि आपको ये पता चल गया ये लॉयर है विधिवक्ता, ये डी की पुत्रवधू है। तो अभी डी हमें क्लियर नहीं हुआ है। डॉक्टर ई अविवाहित है यानी कि ये अनमैरिड भी है, ठीक है। और डी एफ की दादी है, डी एफ की दादी है यानी कहने का मतलब क्या है, डी जो है एफ की दादी है। तो यहां पर आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर दो लाइन आई हैं, एक तो कि एक विधिवक्ता जो है ये डी की पुत्रवधू है, डी की पुत्रवधू यानी कहने का मतलब क्या है, जज और उसकी पत्नी किसके, यानी कि ए यानी इंजीनियर पिता और स्टेनोग्राफर माता के बेटे और बहू हैं। तो यहाँ पर कौन बचा, यानी सी, यहाँ पे पहले ये लाइन क्लियर कर दी गई है, सी जो है डी की पुत्रवधू है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो डी है आपका ये स्टेनोग्राफर है, ठीक है। और आपका यहाँ पर डी स्टेनोग्राफर है, तो इनका जो संबंध है, मैं देखिए फिर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और इरेज नहीं कर रहा हूँ तो मैं जोड़ देता हूँ। ये यहाँ पर क्या है, ये इनकी पुत्रवधू है, पुत्रवधू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, अब ध्यान देना यहाँ पर। अब देखिए इसको मर्ज करना है हमें, तो हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर, यानी ये आपको बात निकल कर आ गई है कि डी एफ की दादी है, डी जो है वो एफ की दादी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है, ये बी वाला जो है ना, वो बी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। और ये इसका बेटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये बी क्या कौन हो गया आपका, ये जज हो गया बी, ये लिखते जाते हैं यहाँ पर, ये जज हो गया आपका। और ये अब हम मर्ज कर देते हैं, ये आपका एफ हो गया, ठीक है। ये आपका ड्राफ्टमैन है, हम लिखते नहीं है यहाँ पर, हमें पता है क्योंकि हम साइड में लिख रखे हैं, तो ये ड्राफ्ट लगा देते हैं, ठीक है। और ई जो है ये क्या है, ये इसका भाई है, और ये क्या है आपकी, ये डॉक्टर है, ये आपके डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर आप 1 बाई 1 करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 हस्बैंड वाइफ हैं, यानी एक ये वाले और ये वाले, ठीक है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, यानी एक ये फैमिली बन रहा है, एक ये बन रहा है, और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें यहाँ तक देख ली हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं, हाँ, परिवार में आपको 2 विवाहित दंपत्ति ये और ये देखने को मिल गए। प्रश्न पर आते हैं, बी का व्यवसाय क्या है। तो जैसा कि हमने देख लिया, जो बी और सी जो है ये दोनों विवाहित हैं, और बी का व्यवसाय क्या है, जज का व्यवसाय है। बी एक क्या है, एक आपका जज है। तो यहाँ पर आंसर होगा 78 का आपका ए वाला। 79 है, निम्नलिखित में से कौन दंपत्ति हैं। दंपत्ति कौन कौन है, आपका ए और डी दंपत्ति हैं इधर, और इधर बी और आपके सी दंपत्ति हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, ए डी और बी सी दोनों। अगला है, डी का व्यवसाय क्या है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था, जो डी है आपकी वो स्टेनोग्राफर है, यानी आशुलिपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का आंसर होगा आपका बी वाला। तो इस तरह से हमने बना लिया डायग्राम। देखिए इस तरह के जो डायग्राम बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं, बाद में उनको मर्ज करना होता है। तो हमने वही किया, पहले अलग अलग बना लिया और बाद में इनको मर्ज कर दिया। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए आप लोग घबराएं बिल्कुल ना, कि जो लोग सोच रहे हैं कि नया कंटेंट कम मिलेगा, नया कंटेंट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पहले धैर्य रखें। सबसे पहले हम पूरा एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। आपका सी सेट कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, सी सेट पहले कवर हो जाए पूरा, उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।